नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल, एट द जनरल्स प्रेशर। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जी, इनकी कुर्सी ऑलमोस्ट गई। क्यों गई? क्योंकि अभी तक जिस आर्मी चीफ का इसको सपोर्ट मिल रहा था, जनरल कमर जावेद बाजवा, अब सपोर्ट नहीं मिल रहा। इमरान खान ने पहले तो बाजवा को बनवा दिया आर्मी चीफ, उसको कंटिन्यू भी करवा दिया इस पोस्ट पे, और अब इमरान खान ओपनली चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो लोग न्यूट्रल रहते हैं वो जानवर होते हैं। मतलब अब इस हद तक आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच में नहीं बन रही कि ओवरऑल इमरान खान को कुर्सी तक छोड़नी पड़ रही है। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, कि उनकी आर्मी कितनी चलती है। क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही देश थे ना, इंडिया पाकिस्तान, बाद में बंटवारा हुआ है। तो इंडिया में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको सुनने को नहीं मिलती, पाकिस्तान से ऐसी क्यों प्रॉब्लम निकल के आती है। इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर एक आर्टिकल, बहुत ही होलिस्टिक और अच्छा आर्टिकल कहूंगा मैं, ये लिखा है मुकुल सनवल साहब ने, फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट हैं। ये बोल रहे हैं कि लद्दाख की ईस्टर्न बाउंड्री का जो इशू है, इसके ओरिजिन्स क्या है। एक्चुअली में जो आज का जो अक्साई चीन का इलाका है, इसके ऊपर एंशिएंट किसका कंट्रोल था, इसको लेके एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। और कहीं ना कहीं इस व्यू पॉइंट में एक चीज सीधी सीधी बात निकल के आती है कि 1950s में जो हमारे लीडर्स की गलती हुई, उसके चलते अक्साई चीन हमारे हाथ से निकल गया। ना ही ये अक्साई चीन उस समय पे इंडिया का था, और ना ही ये अक्साई चीन उस समय पे चाइना का था। चाइना का तो खैर तिब्बत में नहीं था, तिब्बत को कब्जाया चाइना ने, और वो आगे बढ़ते चले आए। और जब वो आगे बढ़ रहे थे, हमारी फोर्सेस वहां पे रोकने के लिए थी नहीं, या फिर हमारी फोर्सेस को प्रॉपर तरीके से हमारे लीडर्स ने स्ट्रैटेजिकली अलाइन नहीं किया, तैयार नहीं किया चाइना के ऑनस्लॉट को झेलने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको यहां पे देखेंगे। फिर सील्ड जस्टिस। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे सरकार ने सील्ड जस्टिस, सील्ड कवर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जजेस को अवेलेबल करवाई, और जजेस ने उस सील्ड कवर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे केस का डिसीजन सुना दिया। आप समझ लीजिए, होता ये जैसे कि रिसेंटली मीडिया वन चैनल है, मलयालम चैनल है केरला का। अब इस मलयालम चैनल के अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी को लेके कुछ इल्जाम लगे, और उन इल्जामों को एक सील्ड कवर में लिखा गया और केरला हाईकोर्ट के जज को दे दिया गया। केरला हाईकोर्ट के जज ने मीडिया वन के बैन को मान लिया। मीडिया वन चैनल बोल रहा है कि भाई हमारे खिलाफ आपने क्या इल्जाम लगाए वो तो हमको बता दो, ताकि हम फाइट तो कर सकें अपने राइट के लिए। तो वो नहीं पता चले, क्यों? क्योंकि जज को सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई जो सील्ड कवर की इंफॉर्मेशन का फैशन आपने यहाँ पे चला के रखा है, ये ठीक नहीं है, इसको सही करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट व्यू पॉइंट देखेंगे। और श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, उसको लेके एक आर्टिकल है यहाँ पे, और ओवरऑल इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है वो देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली श्रीलंका से 16 लोगों का जत्था इंडिया पहुंचा, और अगर श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती गई तो और रिफ्यूजी श्रीलंका से इंडिया की तरफ भागेंगे, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, श्रीलंकन क्राइसिस को। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। एट द जनरल्स प्रेशर, पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज अ फैटल फ्लॉ विच इज द ऑल पावरफुल आर्मी एंड इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। देखिए, देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है अब तक, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है अंग्रेजों से और बना है, इनके प्राइम मिनिस्टर और इनके आर्मी चीफ के रिलेशन को काफी कवर किया गया मीडिया मीटिंग्स में। पाकिस्तान आर्मी चीफ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में मीडिया है ना, वो भी न्यूज को कुछ इस तरीके से कवर करता है कि हाँ भाई, चूंकि प्रधानमंत्री की आर्मी चीफ के साथ बन रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेबल तरीके से चलेगा। क्योंकि पहले क्या हुआ है कि कई बार जो पीएम वगैरह हैं, इनको हटा के मिलिट्री कूप्स हुए हैं। जिया उल हक का कूप आपको याद होगा, नवाज शरीफ को हटा के जो परवेज मुशर्रफ गद्दी पर बैठ गया था, आर्मी जनरल था, ये भी आपको पता होगा। और उसके बाद यहाँ पे कारगिल वॉर हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं हम जानते हैं। तो कुल मिला के जब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मीटिंग होती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसको काफी कवर किया जाता है। इमरान खान की मीटिंग विद जनरल कमर जावेद बाजवा, ये काफी मतलब कवर वगैरह की जाती है। पहले इमरान खान और कमर जावेद बाजवा की जो रिश्तेदारी थी, मतलब रिश्तेदारी क्या कह लीजिए, जो दोस्ती थी, काफी अच्छी थी। नवंबर 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा का जो पीरियड है वो 3 साल से बढ़ा दिया। अब आप बोलोगे सर, अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इनके आर्मी जनरल को अपॉइंट कर रहा है, तो आर्मी जनरल तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नीचे हुआ। टेक्निकली तो देखिए नीचे होना चाहिए, बट एक्चुअली में पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सेटअप कुछ अच्छा ऐसा है कि आर्मी बहुत इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है वहां पे। 2018 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इलेक्शन जीता, उस समय पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने काफी मदद की थी इमरान खान की इलेक्शन जीतने में, और उस मदद को लौटाया 2019 में इमरान खान ने बाजवा को फिर से आर्मी चीफ बना के।
अब ओवरऑल देखिए तो दोनों में चीजें सही नहीं नजर आ रही हैं, और उसकी एक वजह यह है कि आईएसआई के चीफ का जब अपॉइंटमेंट हुआ 2021 में, और आईएसआई चीफ के अपॉइंटमेंट में आर्मी और प्राइम मिनिस्टर दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस अपॉइंटमेंट के समय पे कुछ मन मुटाव आ गया इमरान खान के बीच में और बाजवा के बीच में, और उसके बाद से बहुत सारी रैलीज में, बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स में, पब्लिक फंक्शंस में इमरान खान और बाजवा एक दूसरे के साथ ज्यादा बात करते नजर नहीं आए। एक ही स्टेज पे थे बट अलग अलग खड़े नजर आए। तो यहां पे मीडिया ग्लेयर के थ्रू ये कवर किया जाता है पाकिस्तानी मीडिया में कि भाई आर्मी चीफ की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैसी बन रही है, और अगर अच्छी नहीं बन रही है तो उसको एक अच्छा साइन नहीं समझा जाता है। पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी से पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके इमरान खान, और ऑलमोस्ट इनकी जो कुर्सी है वो गिर रही है। इनके खुद के तहरीके इंसाफ पार्टी के जो इनके अलाइज थे वो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ सपोर्ट कर दे इमरान खान को तो इमरान खान की सरकार बनी रहेगी, इमरान खान गद्दी से नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान के अंदर जो इनकी आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाता है? देखिए ये चीज यहां पे सीधे सीधे लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसके बाद दो अलग आर्मीज बन गई, पाकिस्तान अलग देश हो गया, इंडिया अलग देश हो गया, तो उसके बाद से इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से आर्मी का सेक्टर बनाया गया और उसके ऊपर एक हायरार्की सेटअप की गई। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में आर्मी, नेवी, एयर चीफ्स के अलग अलग हेड्स बनाए गए। ये हेड्स अकाउंटेबल थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को। इनफैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो काम करने वाले आला अधिकारी हैं, आला सिविल सर्वेंट्स हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, तो डिफेंस सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट करते हैं ये आर्मी चीफ्स, उनसे बातचीत करते हैं। तो एक प्रॉपर हायरार्की सेट है। और यहाँ पे जो भी शुरुआती फेज में, अभी के फेज में नहीं, अभी के फेज में तो हमारी आर्मी बहुत स्टेबल है। कूप जैसी कोई चीज इंडिया में आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, इनको यह बात पता थी कि भाई दुनिया भर में कूप्स होते हैं तो इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। तो यहां पे इस बात का अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है कि आर्मी के ऊपर कंट्रोल रखा जाए। इसलिए सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर सर्वेलेंस करवाना, सीनियर आर्मी ऑफिसर से बोला गया कि तुम पब्लिक में स्पीच देते नजर नहीं आओगे, क्योंकि देखिए पब्लिक में स्पीच देना पॉलिटिशियंस का काम है, आर्मी ऑफिसर का काम नहीं। तो इंडिया में आर्मी, नेवी हेड्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। और पाकिस्तान के आर्मी की जो लोअर हायरार्कीज है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे, वो सीधे अपने आर्मी जनरल की बात मानेंगे। और आर्मी जनरल ने बोल दिया कि हाँ भाई तुम मेरे नीचे तो फिर उसके नीचे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गया भाड़ में। तो जो सेटअप बना है, जो हायरार्की बनी है पाकिस्तान की आर्मी की सिंस 1947, वो गड़बड़ा गई है। जो नीचे की हायरार्की है वो भी गड़बड़ा गई है। मतलब ओवरऑल जो उनका कमांड स्ट्रक्चर है, आर्मी के हेड पे जो बैठा है, जैसे बाजवा इस समय पे बैठे हैं, तो बाजवा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं आर्मी के ऊपर। कल की डेट में इमरान खान बाजवा का हटा के किसी और को अपॉइंट कर देंगे तो आर्मी नीचे से विद्रोह कर देगी। तो ओवरऑल जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनकी ज्यादा चली नहीं है। चलती भी है तो ये पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर चलाते हैं, और दोनों मिलकर फिर आईएसआई चीफ का अपॉइंटमेंट करते हैं, और आईएसआई चीफ भी यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1999 में जैसे कि पाकिस्तान में कूप हो गया, तो कूप से पहले ही ओवरऑल आप देखोगे कि ये बातें उठने लगी हैं कि कूप हो सकता है। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने तो साफ साफ 1999 में बोल दिया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर कूप हो सकता है। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के छोटे बेटे थे, यंगर ब्रदर, सॉरी बेटे नहीं, छोटे भाई थे, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने ऊपर ही एक अमेरिकन ऑफिशियल को बताया, और अमेरिकन ऑफिशियल ने बोला कि हाँ भाई कूप हो सकता है अमेरिका के अंदर। ये वो समय था जब अमेरिका की बहुत चलती थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। जो 3 एज चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से एक अमेरिका था। और जब ये मिलिट्री जनरल स्कूप कर देते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप देखोगे कि ये अपने लिए टाइटल भी अलग अलग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल मुशर्रफ ने टाइटल लिया चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल जिया उल हक ने टाइटल लिया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और कहीं ना कहीं जुडिशरी भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही है। पाकिस्तान की जुडिशरी ने आर्मी को कभी भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं की। इंडिया की जुडिशरी को तो इसका मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमारी सिविलियन सरकार ने ही आर्मी के ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखे थे। आज भी जो आर्मी पर्सनल है उनके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट आर्मी जनरल के ऊपर भी लागू होता है और उनको फॉलो करना है। बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान की जुडिशरी भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। और पाकिस्तान की आर्मी अक्सर कर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर करती है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं, जैसे कि बेनजीर भुट्टो 1990 1996 में प्रधानमंत्री बनी, नवाज शरीफ बने 1993 99 2017,
इनको इनका पूरा टेन्योर ही पूरा नहीं करने दिया गया। आर्मी कभी ना कभी बीच में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस डाल दे, किसी अपॉइंटमेंट को लेके दोनों के बीच में बहस हो जाए। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इस वजह से काफी सफर कर चुकी है कि उनके यहाँ की जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सिविलियन कंट्रोल के अंदर नहीं है। इसलिए आर्मी हमेशा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ना कुछ रोड़ा हमेशा डालती रहती है। तो ये पूरा मुद्दा है। और यहाँ पे अभी भी जो इमरान खान की कुर्सी हिल रही है ना कहीं उसमें एक आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। बाजवा इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाजवा अगर अभी के लिए इमरान खान को सपोर्ट करने लगे तो सारे डिसिडेंट्स और अलाइज जो हैं आपके इमरान खान के वो उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी के लिए बाजवा करने वाले नहीं है। बाजवा का हो सकता है कुछ और प्लान रहा हो। अगला चलते हैं, क्राइसिस इन श्रीलंका। इंडिया शुड हेल्प श्रीलंका ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड आल्सो रिजॉल्व सम ऑफ द बायलैटरल इश्यूज। क्या है भाई, बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही श्रीलंका के अंदर। पेट्रोल स्टेशंस के बाहर लाइन लगी हुई है। एसेंशियल कमोडिटी की दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अक्सर कर लाइट वगैरह कट रही है श्रीलंका के अंदर। ट्रेड इम्बैलेंस है भाई, बहुत सारी चीजें श्रीलंका को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। उसके चलता है जो फॉरेक्स एक्सचेंज की क्राइसिस है वो आ चुकी है। श्रीलंकन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हिले हुए हैं। डेप्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी श्रीलंका के लिए। पैंडेमिक से पहले भी डेप्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारा फॉरेन डेप्ट था श्रीलंका के ऊपर। हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने कब्जा लिया, ये सब न्यूज आपको पता है। फरवरी 2020 की बात की जाए, जब गद्दी पर बैठे गोटाबाया राजपक्षा, इनके एल्डर ब्रदर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा न्यू दिल्ली आए और न्यू दिल्ली में आके इन्होंने कुछ लोन वगैरह मांगा। पिछले 3 महीनों में इंडिया $2.4 बिलियन की असिस्टेंस दे चुका है श्रीलंका को, जिसमें से $500 मिलियन का लोन डेफरमेंट है। लोन डेफरमेंट मतलब पहले जो श्रीलंका ने लोन लिया है उसकी किस्तें लौटानी थी, वो अभी के लिए नहीं लौटाई, तो इंडिया ने बोला चलो ठीक है बाद में लौटा देना। $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है इंडिया ने श्रीलंका को, ताकि एसेंशियल कमोडिटी श्रीलंका के अंदर पहुंच सके। और श्रीलंका ने इंडिया से तो मदद मांगी है, श्रीलंका ने चाइना से भी मदद मांगी है, और अब श्रीलंका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांग रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मदद मांगने वाला जो आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है श्रीलंका का, या फिर जो स्टेप है, वो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि पहले श्रीलंका ये चाहता नहीं था कि वो आईएमएफ से मदद मांगे। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आपको मदद देगा, अगर आपको पैसे देगा, तो आपके ऊपर कंडीशंस इंपोज करेगा। सेम जैसे कि आईएमएफ ने इंडिया के ऊपर इंपोज की थी जब 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी इंडिया के अंदर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म शुरू हुए थे और कहीं ना कहीं आईएमएफ के इंटरवेंशन की वजह से शुरू हुए थे, क्योंकि आईएमएफ ने बोला था अगर हम पैसा देंगे तो भाई आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब सेम कुछ ऐसी ही कंडीशंस श्रीलंका के ऊपर भी लगाएगा आईएमएफ। हो सकता है आज की डेट में कंडीशंस ज्यादा टफ हो, तो इसलिए आईएमएफ के पास जल्दी श्रीलंका जाना चाहता नहीं था। लेकिन अब चूंकि श्रीलंका के पास ऑप्शंस बचे नहीं है, इनकी जनता त्राहिमाम कर रही है, पैसे हैं नहीं इनके पास, हालात बहुत ज्यादा खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए जाना पड़ रहा है। अब ओवरऑल चाइना से जो लोन आएगा, इंडिया से जो लोन आएगा, आईएमएफ से जो पैसा आएगा, उसके चलते ओवरऑल जो एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज है वो सिन्हाला तमिल न्यू ईयर से पहले खत्म हो जानी चाहिए, जो कि मिड अप्रैल में आता है, और इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन इस इकोनॉमिक रिकवरी में फाइनेंशियल प्रूडेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी अगर आप गड़बड़ा दो तो वो यहां पे सही नहीं है। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स यहां पे श्रीलंका को सही करने की जरूरत है। मिस्टर गोटाबाया राजपक्षा की तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मीटिंग है, तो तमिल्स को पॉलिटिकल पावर देना, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, श्रीलंका का अगर कोई एक तबका भी फाइनेंशियली डिसएम्पावर्ड है तो वो ओवरऑल श्रीलंका के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जब तबका फाइनेंशियली ऊपर उठेगा वो ओवरऑल श्रीलंका की इकोनॉमी में भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जो सिन्हाला वर्सेस तमिल्स वर्सेस मुस्लिम्स वाला जो टॉपिक छिड़ा हुआ है ना, ओवरऑल श्रीलंका की डेवलपमेंट के लिए जब तक उनकी हर कम्युनिटी डेवलप नहीं करेगी तब तक श्रीलंका ओवरऑल डेवलप नहीं कर सकता। और इंडिया के ऊपर श्रीलंका की इस क्राइसिस का सीधा इंपैक्ट है। रिसेंटली आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर 16 श्रीलंकन नागरिकों का एक जत्था पहुंचा, जिसमें 6 वुमेन थी, 7 चिल्ड्रन थे। इलीगल तरीके से पकड़े और पहुंचे और पकड़े गए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों आ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर? इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि श्रीलंका के अंदर इनको अप्रोप्रिएट मीन्स नहीं मिल पा रहे। तो श्रीलंका के अंदर जब तक क्राइसिस रहेगी, उस क्राइसिस के चलते जब तक श्रीलंका के अंदर लोगों को लगेगा कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, तो चलो इंडिया चलते हैं। सबसे पास देखिए, श्रीलंका के लोगों के पास ऑप्शन ही क्या है, वो कहां जाएंगे? इंडिया ही आएंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में इलीगल तरीके से लोग आएंगे जाएंगे, तो एक तो इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दूसरा चूंकि श्रीलंकन इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, स्मगलिंग एक्टिविटीज जैसी चीजें भी शुरू हो सकती हैं, ट्रैफिकिंग यहां पे शुरू हो सकती है। और हमें याद होना चाहिए, जब सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका के अंदर, एंटी तमिल पोग्राम चल रहा था श्रीलंका के अंदर, तमिल पॉपुलेशन को मारा जा रहा था, तब श्रीलंका से 3 लाख रिफ्यूजीज तमिलनाडु पहुंचे थे।
और तमिलनाडु के रिसोर्स क्रंच में काफी प्रॉब्लम आ गई थी तमिलनाडु की सिविलियन रिसोर्सेज में और ओवरऑल लोगों को मैनेज करने में। तो इसीलिए यहाँ पे बैठ के न्यू दिल्ली कोलंबो को बात करनी चाहिए। श्रीलंका को अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है, प्लस यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल मुद्दे में जो पाक फिशरीज डिस्प्यूट है इसको भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर कई न्यूज में आता है कि इंडियन मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने पकड़ लिया, उनकी बोटों को इंपाउंड कर दिया, उनकी वहां पे नीलामी कर दी। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं बायलैटरली चीजों को बिगाड़ती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन था जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। आगे चलते हैं। सील्ड जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन द लिमिट्स ऑफ यूजिंग सील्ड कवर मटेरियल टू एडजुडिकेट केसेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे साफ साफ बोला है कि जो जुडिशियल केसेस चलते हैं उसमें जो सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में ही एंटरटेन करना चाहिए। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस सही नहीं है। होता क्या है, यहां पे रिसेंटली मुजफ्फरनगर शेल्टर होम में सेक्सुअल अब्यूज का एक केस आया और उस केस में जो भी रिपोर्ट आई थी ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन की, उसको एक सील्ड एनवेलप में जज को दिया गया। फिर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये जो मीडिया वन नाम का मलयालम चैनल है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सोशल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार से करने की कोशिश कर रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी सील्ड कवर में रख के केरला की हाई कोर्ट को दिया गया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी केस में दो पार्टी इन्वॉल्व है, पार्टी 1 पार्टी 2, ठीक है ना। पार्टी 1 के अगेंस्ट कुछ इंफॉर्मेशन पार्टी 2 ने एक एनवेलप में रखी और उठ के कोर्ट को दे दी। कोर्ट ने इस एनवेलप के अंदर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पार्टी 1 के अगेंस्ट डिसीजन सुना दिया। पार्टी 1 बोलेगा कि हमारे खिलाफ जो आपने इंफॉर्मेशन इस सील्ड एनवेलप में दी है उसके बारे में हमें तो बताओ, हमें बताओगे तब हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे ना। आप हमें बिना बताए हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन को एक बंद एनवेलप में जज के सामने रख दोगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यहां पे बोल रहा है कि ये जो आज की डेट में एक प्रैक्टिस बनती नजर आ रही है कि भाई सरकारें, खासकर सरकारें सील्ड एनवेलप में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे चीजों को बंद करके जजेस को दे देती हैं और उसके हिसाब से अपने फेवर में डिसीजन ले लेती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस प्रैक्टिस को यहां पे बंद करने की जरूरत है, ये साफ साफ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ओके, it is quite disconcerting to find that courts can rule in favor of the government without providing an opportunity to the affected parties to know what is being held against them। किसी भी अफेक्टेड पार्टी के अगेंस्ट आपने डिसीजन लिया है तो किस बेसिस पे डिसीजन लिया है ये उनको बताओ, ताकि वो ओवरऑल उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इसीलिए मीडिया वन के ऊपर जो बैन लगाया गया था वो बैन हटा दिया गया। अभी के लिए चैनल ब्रॉडकास्ट हो सकता है, केस बंद नहीं हुआ है, केस चालू होगा, फिर से केरला की हाईकोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन वहां पे मीडिया वन के अगेंस्ट जो इल्जाम लगे हैं उनको ओपनली बताना पड़ेगा। आप ओपनली बताओ, केस को एडजुडिकेट कराओ और तब चाहो तो बैन लगा दो चैनल के ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको हर केस में इंफॉर्मेशन बतानी है। कुछ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल अभी भी ऐसा होगा जो नहीं बताना। जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस एक्ट के अंदर नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन की बात की जाती है। कभी कभी किसी केस में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो गवाही देता है, अब उसका नाम अगर आप डिस्क्लोज कर दोगे तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है ना। रॉ और एनआईए जैसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जो काम करती हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के में काम किया जाता है सीधे सीधे, अब इस प्रकार की चीजों को आप ओपनली नहीं बता सकते, इनको सील्ड कवर एनवेलप में ही बताना पड़ेगा। तो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को पॉइंट आउट करते हुए अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हो तो सच में वो एक बहुत बड़े लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी को कंसर्न करती हुई ये जरूरी है। अगर आप चैनल के ऊपर या किसी पब्लिक बॉडी के ऊपर एक बैन लगा रहे हैं तो वो बैन आपको ओपनली जस्टिफाई करना पड़ेगा, उस पार्टी को मौका देना पड़ेगा कि वो अपने आप को यहां पे डिफेंड कर सके। तो अनडिजायरेबल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के, वो यहां पे हट जाएंगे। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव था आपको बताने का। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ यहां पे बोल रही है कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस शुड नॉट बी द नॉर्म, इट शुड बी एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आपको सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज करना है। किसी भी केस में अगर आप किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हैं तो आपको ओपन में बताना पड़ेगा कि आप कौन से बेसिस पे कर रहे हो, ताकि उस पार्टी को भी मौका मिले अपने आप को डिफेंड करने का। ठीक है ना। हालांकि हाईएस्ट लेवल के जो आप कह लीजिए सीक्रेट केसेस होते हैं, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनको जरूर आप ओपनली डिस्क्लेयर नहीं कर सकते, वो आप जजेस को पैक्ड सील में दे सकते हो, लेकिन वो केस बाय केस डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहां पे बताया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं द पिक्यूलियर केस ऑफ लद्दाख ईस्टर्न बाउंड्री। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं वांग यी इंडिया में। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से मिलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब से मिलेंगे। ठीक है भाई, एक मौका आया है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आया, बातचीत करेगा, हो सकता है लद्दाख की क्राइसिस रिजॉल्व हो जाए। अभी के लिए तो लद्दाख की क्राइसिस कहीं पे भी रिजॉल्व होती नजर नहीं आ रही है। अब ये जो अक्साई चीन का इलाका है, अब देखिए ऑलमोस्ट अक्साई चीन का इलाका तो चला गया किसके पास, चाइना के पास, ठीक है ना। इस अक्साई चीन को और इंडिया का जो बॉर्डरिंग वाला इलाका था, वैसे तो अक्साई चीन इंडिया का है, लेकिन चाइना ने कब्जा रखा है, ये रियलिटी आज की डेट में। अब जो देपसांग प्लेन्स, आपका ये पैंगोंग लेक, जो कि अभी का करंट डी फैक्टो बॉर्डर बना रही हैं, वहां पे ओवरऑल इक्वेशन बिगड़ी हुई है। उस इक्वेशन में भी चाइना चीजों को अपने एडवांटेज में करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम यहां पे चीजों को थोड़ा सा ओवरऑल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि जो अक्साई चीन का इलाका है, ये किसी की भी बाउंड्री में पहले क्लियरली नहीं आता था। यहां पे पैरेलल रेंजेस ऑफ लद्दाख के बीच में जो हाई वाटरशेड फ्रेमवर्क्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ की टोपोग्राफी थोड़ी अजीब सी है, और यहाँ की टोपोग्राफी ने यहाँ पे पॉलिटी को और रिलेशंस को डिफाइन किया है। पहले क्या होता था कि लद्दाख में जो लेह नाम की जगह है, लेह वॉज द क्रॉस रोड ऑफ हाई एशिया। लेह में ट्रेडर्स आते थे, अलग अलग डायरेक्शन से लेह में ट्रेडर्स आते थे, वहां पे गुड्स का एक्सचेंज करते थे। ये गुड्स का एक्सचेंज बार्टर सिस्टम से हुआ करता था। बार्टर सिस्टम मतलब कैश नहीं चलता था, एक गुड दिया दूसरा गुड लिया, ठीक है भाई। लद्दाख लैंड ऑफ हाई पासेस हुआ करता था। जो भी लद्दाख के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेगा, वो ट्रेड रूट्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेगा। क्योंकि लद्दाख से नॉर्थ में चले जाओगे तो काराकोरम रेंज आ जाएगी, क्रॉस कर जाओगे तो पहुंच जाओगे चाइना। साउथ में जाओगे तो डेमचौक पहुंच जाओगे, वेस्ट में जाओगे तो जोजिल्ला पास पहुंच जाओगे। उस समय पे इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज नहीं हो करती थी, आज से 200 साल 304 साल पहले की बात हो रही है। तो भाई ओवरऑल लद्दाख क्रॉस रोड पे था, और ओवरऑल जो लद्दाख के इलाके में आके ट्रेड करते थे, वो हर डायरेक्शन में फैल के अलग अलग जगहों पे अपने सामान वगैरह को लेके जा सकते। तो लद्दाख के आसपास की जो आबादी थी ना, वो बहुत लिमिटेड थी, और वो वैली में रहा करती थी, हाई माउंटेन रेंजेस में नहीं रहा करती थी। जो तिब्बत के अंदर ग्रेजिंग लैंड्स थे, उनको हर कोई शेयर किया करता था, अपने जानवर जाके वहां पे लोग चराया करते थे। और आज की डेट में जो अक्साई चीन का इलाका है, इस पर्टिकुलर इलाके में कोई डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि यहां पे ज्यादा कोई रहता ही नहीं था। ना यहां पे इंडिया की गवर्नेंस थी, ना ही यहां पे चाइना की गवर्नेंस थी। लद्दाख नाम की जो डिस्टिंक्ट एंटिटी है, वो आई ट्रीटी ऑफ तिमोसगांग से 1684 में। इसके चलते लेह और लाहसा, लाहसा मतलब जो आज की डेट में तिब्बत की कैपिटल है, इसके बीच में ट्रेड एक्सचेंजेस शुरू हुए। फिर आई ट्रीटी ऑफ चुशल 1842 में, और लद्दाख और तिब्बत ने बोला कि स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं। फिर आई ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टेट ऑफ कश्मीर के साथ एक मांडवली की, और स्टेट ऑफ कश्मीर में उस समय पे आता था लद्दाख। और लद्दाख में भी जो लोअर रंग्स थे, वहां पे लोग रहा करते थे। लद्दाख का जो इलाका था अक्साई चीन का, वहां पे कोई नहीं रहा करता था। तो अक्साई चीन के इलाके में ना ज्यादा तिब्बतन सेटलमेंट्स थी और ना ही ज्यादा लद्दाखी सेटलमेंट्स थी, ये बीच का इलाका था। ओके, फिर अगर आप देखोगे कि जब ब्रिटेन ने पॉलिटिकल कंट्रोल लिया इंडिया का, ठीक है, और ब्रिटेन का पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में कब स्थापित हुआ है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कौन सा एक ऐसा वॉर था, वो वॉर बंगाल में हुआ था, जिसके चलते ये बात क्लियर हो गई थी कि अब अंग्रेजों का राज इंडिया के अंदर शुरू हो रहा है। वो उस वॉर का नाम नीचे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, बैटल का नाम बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए वापस आते हैं। जब ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल कंट्रोल आया इंडिया के ऊपर, तो वो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, नॉर्दर्न बाउंड्री के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि रशिया अफगानिस्तान के रास्ते या फिर ओवरऑल कश्मीर के रास्ते इंडिया के अंदर एंट्री ना मार जाए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, चाइना से होते हुए रशियन फोर्सेस इंडिया के अंदर ना घुसाएं। इसलिए लेह में 1870 में एक ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर पोस्ट किया गया। तो जो इंडिया है, इंडिया में ऊपर कश्मीर का इलाका और इधर नॉर्थ वेस्ट। देखिए, जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ तो पूरा पाकिस्तान में उनके कंट्रोल में था। उस समय पाकिस्तान इंडिया अलग अलग कंट्री नहीं थी। तो अफगानिस्तान के रास्ते ये रशियंस ना घुसाएं, या फिर नॉर्दर्न कश्मीर के रास्ते से रशियंस इंडिया के अंदर ना घुसाएं, ये ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने 1870 में लेह में अपना ऑफिसर पोस्ट किया। और ये जो लेह का ब्रिटिश ऑफिसर था, वो दलाई लामा के साथ अक्सर कर बात करता रहता था। लासा में जो चाइनीज अम्मन था, उसके साथ बात करता रहता था। कश्मीर स्टेट के जो राजा थे, उनके साथ बात करता रहता था, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती रहती थी। अब यहाँ पे बहुत सारे करस्पॉन्डेंस और ट्रेवल अकाउंट्स हैं। इन करस्पॉन्डेंट्स और ट्रेवल अकाउंट्स को ठीक से इंडियन अथॉरिटीज ने और चाइनीज अथॉरिटीज ने खंगाला है, और उसके बेसिस पे इंडिया चाइना दोनों अपना क्लेम करते हैं। चाइना कहता है कि अक्साई चीन उनका है, ठीक है, जबकि सच्चाई यह है कि अक्साई चीन उस समय पर अनऑक्युपाइड था। जी हाँ, जो कश्मीर का भी स्टेट था,
उसमें लद्दाख आता था, और जो लद्दाख का इलाका था उसमें जो अक्साई चीन इलाका था ये आउटर रीचेस में आता था, उसमें ज्यादा कोई जाया नहीं करता था, ना ही वहां पे ज्यादा कोई रहा करता था। अब उस पर्टिकुलर इलाके में राज हो गया है किसका? चाइना का, क्योंकि जो फर्स्ट बार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वही वो यहां पे बेनिफिट्स को ले जाएगा। 1959 में दोनों कंट्रीज के एक्सपर्ट्स बैठे और उन्होंने अपनी पोजीशंस को हार्डन करना शुरू किया, करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे, ट्रैवल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि कौन सा इलाका किस में आता है। 1993 में एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी साइन हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लेकिन इसके बीच में काफी कांड हो चुके थे। तिब्बत के ऊपर जब चाइना ने कब्जा किया तब इंडियन पॉलिसी मेकर्स की आंख खुल जानी चाहिए थी कि अक्साई चीन का इलाका भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने बहुत से चैलेंजेस थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो देखो ज्यादा समय मिला नहीं, अगर वो जिंदा रहते लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक नेहरू जी जिंदा रहे, तो बहुत ही जबरदस्त विजनरी आदमी थे, वो चीजों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते थे। नेहरू जी भी विजनरी आदमी थे, लेकिन वो उतने प्रैक्टिकल नहीं थे। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इंडिया की इमेज को सुधारने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते थे, और वल्लभ भाई पटेल जी को इमेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इंडिया के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से बहुत फर्क पड़ता था। इसीलिए आप देखोगे कि कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेके चले गए जवाहरलाल नेहरू जी, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ये जो आपने काम कर दिया, ये आपने कर दिया है गड़बड़। एक लीडर को हमेशा इस बात से एसेस किया जाता है कि उसके एक्शंस का फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आएगा, इसीलिए लीडर की पोस्ट इतनी गड़बड़ होती है। आज जो गद्दी पर इंसान बैठा है, उसके जो आज के एक्शंस है वो 20 से 25 साल बाद क्या इंपैक्ट डालेंगे, इस बात से उस लीडर को एसेस किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत देशभक्त इंसान थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्साई चीन को लेके उनके डिसीजंस पड़ गए गलत, और उसके लिए आज की डेट में जवाहरलाल नेहरू ने लाख कुछ अच्छा किया, उनको बहुत हद तक अपने इस डिसीजन की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या डिसीजन कुछ नहीं, चाइना के साथ उन्होंने रिश्ते अच्छे रखे, पंचशील के एग्रीमेंट्स के चलते हिंदी चीनी भाई भाई किया, लेकिन दलाई लामा को शरण दे दी, उसके चलते चाइना ने अटैक कर दिया। अच्छा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दलाई लामा को शरण नहीं देते तो चाइना अटैक नहीं करता। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री का एजेंडा हमेशा एक्सपेंशन का होता है। ये बात हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को तभी समझनी चाहिए थी जब चाइना ने घुस के अक्साई चीन के ऊपर कब्जा किया था कि ये आगे आएंगे। अच्छा, उस समय का ये जो अक्साई चीन का इलाका था, अच्छा जब चाइना ने घुस के तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था, तब हमारे पॉलिसी मेकर्स को लगना चाहिए था कि ये अक्साई चीन के ऊपर भी आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अक्साई चीन का इलाका उस समय पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पार्लियामेंट्री डिबेट्स में ये भी बोला जाता है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने अक्साई चीन के इलाके को बंजर जमीन बोल दी थी, तो एक पार्लियामेंट्री मेंबर ने खड़े होकर बोल दिया कि भाई आपकी सर पे भी तो बाल नहीं आते, तो वो भी बंजर जमीन है। बेसिकली अब ये र्यूमर्स हैं, सच्चाई है, इनके बारे में देखिए ज्यादा पता नहीं है। बट अक्साई चीन को लेके जो गलती हुई हमारे पॉलिसी मेकर से, उसके चलते आज की डेट में अक्साई चीन हमारे पास नहीं है। और अक्साई चीन को कब्जाने के बाद अब देपसांग प्लेन्स और ये जो आपका पैंगोंग ले का इलाका है, ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हमें अब समझ में आ रहा है। तो आज की डेट में हम क्या बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां। आप सोचिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी गद्दी पर बैठे थे, क्या उनको पता होगा कि यार ये मामला कितना बड़ा, कितना पेचीदा हो जाएगा? नहीं एसेस कर पाएगा। लीडर के लिए इतना आसान नहीं होता चीजों को एसेस कर पाना। आज की डेट में मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, मोदी जी आज जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए उनको 25 से 30 साल बाद याद किया जाएगा। पॉजिटिव वे में याद किया जाएगा, नेगेटिव वे में याद किया जाएगा, वो उस समय पता चलेगा, अभी नहीं पता है। लेकिन एक लीडर से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई फॉरवर्ड, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, आप पहले एसेस करो। ठीक है, नेहरू जी से भी ये एक्सपेक्ट किया गया था। हालांकि आज की डेट में जो समय है इंडिया का, वो बहुत अलग समय है। इंडिया इकोनॉमिकली एडवांस हो चुका है, बहुत पावरफुल हो चुका है मिलिट्रीली। जब जवाहरलाल नेहरू जी राज कर रहे थे, इंडिया बहुत गरीब था, ऑलरेडी कम्युनल दंगों से बाहर निकला था, पाकिस्तान अलग हो चुका था, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था, रिसोर्सेज हमारे थे नहीं, आर्मी हमारी कमजोर थी। उसके चलते जवाहरलाल नेहरू एक मुश्किल समय पर गद्दी पर बैठे थे। एक गलती हुई, अक्साई चीन हाथ से बाहर निकल गया। और ये बात हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में प्रूव होती है कि जो अक्साई चीन का इलाका, ऐसा ऑथर बोल रहा है ना, वो चाइना के पास तो तिब्बत तक नहीं था। चाइना ने तो तिब्बत के ऊपर कब्जा है, बट चलो तिब्बत के ऊपर भी कब्जा लिए, तिब्बत के राज मतलब जो तिब्बत का डोमेन था वो भी अक्साई चीन तक नहीं पहुंचता था। इनफैक्ट लद्दाखी क्लेम जो अक्साई चीन के ऊपर है वो तिब्बती क्लेम से ज्यादा है। तो चाइना ने घुस के तिब्बत के ऊपर कब्जा है, उससे आगे आके अक्साई चीन कब्जा ले, जबकि अक्साई चीन क्लियर कट इंडिया का था। अगर चाइना का नहीं था तो फिर इंडिया का भी नहीं था, तो फिर एक न्यूट्रल टेरिटरी मान लो उसको, क्योंकि उसमें कोई नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाइना लिया, वो घुस गया अक्साई चीन के ऊपर, कब्जा लिया, और आज की डेट में अक्साई चीन चाइना का हो गया। अब वापस इंडिया को मिलेगा, इस बात के चांसेस ना के बराबर है। 1954 ने
चाइना ने ओवरऑल अक्साई चीन के अंदर स्ट्रेटेजिक रोड्स बनानी शुरू कर दी, ओवरऑल चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दी। 1950s के लगभग पे तिब्बत को कब्जा चुका था चाइना। तो ये बात कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स को पता होना चाहिए कि वो तिब्बत से आगे बढ़ेंगे, अक्साई चीन में आएंगे, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सही समय पे स्टेप नहीं लिया। हमारे देश में गरीबी थी, भुखमरी थी, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, डिफेंस के प्रति शुरुआत में उतना ध्यान नहीं गया। फिर जब हमें जंग वगैरह लड़नी पड़ी, उस समय पे ध्यान जाना जरूरी पड़ा, क्योंकि अब जंग ही लड़ रहे हो तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। आज की डेट में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि काराकोरम वाटरशेड को हम डिफेंड कर सकते हैं। काराकोरम वाटरशेड को डिफेंड, वाटरशेड क्या होती है कि भाई एक बड़ी सी माउंटेन रेंज आ गई, अब बड़ी सी माउंटेन रेंज के अंदर से जो पानी निकल रहा है या तो इस ढलान पे जाएगा, इस ढलान पे आएगा, तो ये वाटरशेड हो गई। यहाँ पे पानी का डायरेक्शन डिवाइड हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, पानी इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो इसको आप वाटरशेड बोलोगे। तो काराकोरम वाटरशेड को नेचुरली डिफेंड किया जा सकता है, ऐसे इंडिया के एक्सपर्ट्स बोलते हैं। लेकिन इस पोजीशन के हिसाब से पता है क्या निकल के आता है, पूरे अक्साई चीन के ऊपर चाइना का क्लेम बिल्कुल कंसोलिडेटेड तरीके से बैठ जाता है, और वो इंडिया के हित में नहीं है। क्यों इंडिया के हित में नहीं है? क्योंकि ये अक्साई चीन का इलाका हिस्टोरिकली कभी चाइना का था ही नहीं। अगर ये इंडिया का भी नहीं था तो ये चाइना का भी नहीं था। ये लद्दाखी डोमेन्स के अंदर आता था। लद्दाख पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था नहीं। अब जब बाद में लद्दाख इंडिया के अंदर आया तो अक्साई चीन के अंदर हमारे गेन्स को कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी भी कंट्री के लीडर के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा लैंड इलाका आपके कब्जे में आएगा उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांग हो। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार माओ जेडोंग की इस बात को जानती थी, इसलिए वो एक्सपेंड कर रही थी। पूरा तिब्बत कब्जाया, वेस्टर्न चाइना का जो इलाका था उसको कब्जाया, और ओवरऑल अक्साई चीन में घुसते चले गए। अगर उनको रोका नहीं जाता तो और घुसते चले जाते। वो तो हमारी आर्मी वहां पे खड़ी थी, तो एक टाइम के बाद उनको रोक दिया गया। अक्साई चीन में भी रोक सकते थे अगर पॉलिसी मेकर्स सही समय पे डिसीजन ले लेते तो। अब यही बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसमें एक दूसरा हम लोग सिनेरियो एज्यूम करते हैं। जस्ट इमेजिन 1950 के लगभग हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बोल दिया कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी की भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मान लो हमारे प्रधानमंत्री 1950 में ये बोल देते कि हम यूएसए के साथ अलाइंड हैं, तो यूएसए के साथ हमारी पार्टनरशिप बढ़ जाती, यूएसए के साथ हमारी मिलिट्री लीडरशिप बढ़ जाती। और अगर इंडिया ये स्टेप ले लेता तो जब चाइना तिब्बत के ऊपर अटैक कर रहा था, तिब्बत के बाद वो अक्साई चीन में घुसने की गलती नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता होता कि यूएसए इंडिया के साथ खड़ा है और कल की डेट में यूएसए चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है। और उस समय पे यूएसए अगर चाइना के ऊपर अटैक करता, चाइना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली अलाइंड ना यूएसए के साथ थे, ना ही प्रॉपर तरीके से यूएसएसआर के साथ थे। और यूएसएसआर के साथ अलाउंड होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट था, चाइना भी कम्युनिस्ट था, और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री एक्सपेंशन कर रही तो यूएसएसआर उतनी मदद नहीं करेगा। तो उस समय पे जो चाइना का ऑनस्लॉट था कि वो अक्साई चीन में घुस आए, इसको रोकने का एक ही तरीका था कि इंडिया अपने आप को यूएस के साथ अलाइन कर लेता इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। लेकिन ये तरीका हम उस समय पर अपना नहीं पाए, हमारी पॉलिसी मेकर्स अपना नहीं पाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्टेप अगर हमारे जवाहरलाल नेहरू ले लेते तो सब कुछ ठीक रहता। यूएस एक अलग ही लेवल का शातिर प्लेयर है। अगर हम यूएस के साथ अलाइन हो जाते उस समय पे, तो हमारी ओवरऑल सोच, हमारी ओवरऑल अप्रोच बदल जाती उस टाइम पे। और आज की डेट में किस प्रकार का इंडिया हमारे सामने होता हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी कम से कम अक्साई चीन हमारे हाथ में होता। तो इस बात को लेके पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में, हिस्टोरियंस में हमेशा बहस रहेगी कि जो पास्ट में गलतियां हुई, अगर ये कर देते तो ऐसा होता, अगर वो कर देते तो ऐसा होता। बहरहाल आज की डेट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, लगभग इतना लंबा डिस्प्यूट है। अब तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं, अक्साई चीन तो भैया चाइना के पास चला ही गया है, कम से कम ये देवसांग प्लेन वाला इलाका खाली करा लें, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे इंपॉर्टेंट है। वहां तक चाइना घुस के बैठ गया 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 900 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी में। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है बैठ के बातचीत करो चाइना के साथ। अब चाइना के साथ बैठ के बातचीत करने का क्या ही मतलब है, वो कितना इंटरेस्टेड है बातचीत में, ये भी डिपेंड करता है। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको मजा आया आर्टिकल सुनने में। आपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जरूर जाना। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए।